A very good morning students. Today we are going to discuss about the first law of thermodynamics. ठीक है, जैसे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ होता क्या है? यूजुअली हमने एनर्जी का एक लॉ पढ़ा है क्या कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी का ही लॉ पढ़ा है ना हमने, ठीक है, कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसी बेसिस पर हमारे पास एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. क्या है? ये भी एनर्जी के कंजर्वेशन को ही फॉलो करता है. होता क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ये बोलता है whenever the heat added to the system, अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को अगर हम हीट ऐड कर रहे हैं तो इट यूजेस इन द टू वेज. वो जो हीट सप्लाई की हमने वो दो तरह से यूटिलाइज हुई. कौन कौन से दो वे हैं? टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया और साथ साथ में टू डू द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा. ये मेरे पास एक क्लोज्ड वेसल है जिसमें मैंने एक पिस्टन मूवेबल फिक्शन पिस्टन दिया हुआ है. सपोज करो कि मैं यहाँ पे 100 अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है 100 जूल अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है इसको सप्लाई करवा रहा हूँ. ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस कंजर्वेशन लॉ दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इसी लॉ को फॉलो करते हुए जैसे मैं हीट इसको सप्लाई करवाई, द सम पार्ट ऑफ द हीट हैज टू बी यूटिलाइज्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया. ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे दे विल अटेन द काइनेटिक एनर्जी. एक तो काइनेटिक एनर्जी की चेंज होगी क्योंकि जब भी कोई सी ऑब्जेक्ट को या चीज को गर्म करते हो तो दे विल अटेन द काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी करेंगे. साथ साथ में इट विल हैव द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अदर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब ये चलेगा तो इसकी रिस्पेक्ट में इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. जब डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स, ये क्या होगी? चेंज होगी. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का मतलब है क्या? इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ द, क्या है ये? सम है किसका? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या हुआ? जो मैंने हीट सप्लाई की थी, मान लो कुछ पार्ट जो है, कितना पार्ट? अप्रोक्सीमेट 50 मान लेते हैं. 50 जूल जो है मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी जो है गेन कर ली. तो जब मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर रहे हैं तो ये आर यूटिलाइजिंग दिस इन द टू वेज, दैट द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई. वेयर इज द रेस्ट ऑफ द एनर्जी? बाकी की एनर्जी जो इसने यूज की, दैट इज यूटिलाइज्ड टू डू द वर्क डन ऑन दिस पिस्टन. क्या होगा? इस पिस्टन के ऊपर वर्क डन होगा. कैसे? जब ये मॉलिक्यूलर एनर्जी एक्वायर करेंगे तो दे विल स्ट्राइक ऑन द वॉल्स. ठीक है, ये स्ट्राइक करने शुरू कर देंगे, मतलब इनकी बॉम्बार्डमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी. जैसे ही बॉम्बार्डमेंट यहाँ पे मार रहे हैं, ठीक है, दीवार के ऊपर बज रहे हैं, ठीक है, लगातार इस पर स्ट्राइक करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये रिमूवेबल है. जबकि जब यही मॉलिक्यूल जो है इस ऊपर वाले पिस्टन के साथ भी स्ट्राइक करेंगे तो दे ट्राई टू पुल अप दिस पिस्टन. ये पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे. सिंपल सा एग्जांपल है, घर में वेसल हो, गैस के ऊपर रखो, गैस के ऊपर ढक्कन रख दो कोई भी, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखो ढक्कन ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है. क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करते हैं? उसको लगातार स्ट्राइक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? ये हुआ वर्क डन. भाई यहाँ पे क्या हुआ? वर्क डन हुआ. किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर वर्क डन हुआ. किसने किया? ये जो मैंने हीट सप्लाई करवाई थी इसकी वजह से मॉलिक्यूल ने हीट एनर्जी गेन की. एक तो इन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज की, पोटेंशियल एनर्जी चेंज की, साथ साथ में इन्होंने क्या किया? वर्क डन किया. तो टोटल एनर्जी जो थी वो कंजर्व नहीं रहेगी. टोटल एनर्जी इनके पास भी कितनी होगी? इसके सम और इसका सम करते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? 100 जूल ही रहेगी. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, कि दैट एनर्जी जो हम है सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी. दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द सम ऑफ द टू वेज. ठीक है, दो वेज हम यहाँ पे बता दिए. सो वी कैन राइट इट एज अ मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्या हुआ? अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाई, हीट को हम लिखते हैं dq से. कैसे लिखते हैं? dq से. अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाई टू सिस्टम इट विल यूटिलाइज इन द टू वेज. कौन कौन से दो वेज है भाई? एक तो था इसको इंटरनल एनर्जी चेंज करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यू जो है इंटरनल एनर्जी को बताते हैं. ठीक है, प्लस टू डू द वर्क डन ऑन दिस सिस्टम. सिस्टम के ऊपर क्या हुआ? वर्क डन हुआ. तो जो मैंने एनर्जी सप्लाई करवाई वो दो वे से यूटिलाइज हो रही है. कौन से? एक तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. दूसरा वर्क डन हुआ. समझा ये बात? ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की. कोई भी अगर हमें
एनर्जी सप्लाई करवाते हैं द सिस्टम, ठीक है, दैट इज यूटिलाइज इन द टू वेज, फर्स्ट वन इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, अनदर वन इज द टू डू द वर्क डन ऑन दैट सिस्टम। अब इसी को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द एप्लीकेशन इन द वेरियस प्रोसेसेस, तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है। Whenever I supply some kind of the heat to the system and the system is the isothermal in nature, system कैसा होगा भाई, isothermal in nature। isothermal का मतलब क्या होता है, in which the temperature will remain constant, टेम्परेचर क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर की किसके साथ रिलेट करें, वर्क डन के साथ नहीं, कैसे करें। टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, खुद की हीट बढ़ेगी ना, मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ, तभी तो टेम्परेचर राइज अप होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है मैंने कांस्टेंट ही रखा, मैं हीट सप्लाई की इस सिस्टम को, लेकिन टेम्परेचर क्या रखा मैंने, कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो भाई हीट गई कहाँ, इसकी इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया। इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज होता तो टेम्परेचर बढ़ता, टेम्परेचर इंक्रीज करता या डिक्रीज करता, ठीक है, वेरिएशन होती है उसमें। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो हीट गई कहाँ भाई, द हीट इज यूटिलाइज्ड ओनली टू यूज टू डू द वर्क डन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देयर इज नो चेंज इन द du, किसमें हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ इंटरनल एनर्जी में, तो इसका मतलब dq जो एनर्जी आपने सप्लाई करवाई थी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी यूटिलाइज हुई, टू डू द वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन किया किसके ऊपर, इसके ऊपर। अरे जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ, एनर्जी ही चेंज नहीं हुई, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर ही चेंज हुआ तो एनर्जी गई कहाँ, हीट कहाँ गई जो मैंने सप्लाई की थी, वो किसके लिए यूटिलाइज हुई, सिर्फ वर्क डन करने के लिए यूटिलाइज हुई। क्लियर बात है। सो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक का याद होगा आपको, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती है, ठीक है। हीट एक्सचेंज नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज dq will comes out to be 0, चेंज इन द हीट, ठीक है। dq सप्लाई जो मैंने की बिल्कुल भी नहीं की, तो हुआ क्या भाई, फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन dq 0 है तो मेरे पास बचा क्या, 0 इज इक्वल टू du प्लस ऑफ dw, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट किया इसके लिए एडियाबैटिक के लिए, तो यहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं। देखो d2 0 है, देयर इज नो चेंज इन द, क्योंकि हीट सब ना तो अंदर जाएगी ना तो हीट उसकी बाहर आएगी। इसके बावजूद भी यहाँ पे अगर वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन किसके एक्सपेंस पे होगा, इन मॉलिक्यूल्स के एक्सपेंस पे होगा। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ही वर्क डन हो रहा है तो इनके, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके पास एनर्जी है 20 जूल की, मैंने बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहा, इसके बावजूद भी यहाँ पे वर्क डन हुआ, एक्सपेंड कर दिया मैंने इस सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम को किया एक्सपेंड कर दिया, तो अरे भाई एक्सपेंशन के लिए तो एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के तो एक्सपेंशन हो नहीं सकती, तो एनर्जी कहाँ से गेन की इसने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स की ही एनर्जी को गेन कर लिया, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को गेन कर ली, तो ये मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, अब कितनी रहेगी 10 जूल, मतलब इसका टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। समझाने बात ये, ठीक है, जब हम एक्सपेंशन करते हैं एडियाबैटिक के केसेस में तो टेम्परेचर कम हो जाता है, कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है, एनर्जी ले रहा है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है इस सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं हम, मतलब उसकी एक्सपेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये dw नेगेटिव ऑफ द du इसी चीज को बता रहा है कि हम इंटरनल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है व्हेन वी आर डूइंग द सम वर्क डन। समझा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी होता है हमने, इन विच देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। ये होता है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। अरे भाई मैं वॉल्यूम के साथ कहाँ से रिलेट करूँ, इसको कर सकते हैं dq, देखो dq इज इक्वल टू du प्लस वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट dx, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले किया हुआ हमने p dv, वर्क डन की जगह क्या होगा, ये लिखा जाएगा, क्यों, अरे वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना बन गया, तो वर्क डन जो है pdv के बराबर। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी हमने सप्लाई करवाई उसके लिए यूटिलाइज हुई, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, दैट इज dq इज इक्वल टू du। जब वर्क डन कोई नहीं हुआ, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ,
वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, पिस्टन उठा नहीं, ठीक है ना, तो कंप्रेस हुआ ना तो उठा, तो क्या हुआ, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, बर्डन नहीं किया कोई भी। तो जो मैंने एनर्जी सप्लाई करवाई थी 100 जूल की, वो गई कहाँ, वो सारी एनर्जी किसने यूटिलाइज की, मॉलिक्यूल्स ने। मॉलिक्यूल की खुद की इंटरनल एनर्जी को ही ज़्यादा इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी सप्लाई करवाई वो मॉलिक्यूल्स से उसमें गेन कर दिया। आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या होता है भाई, जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। अरे प्रेशर कांस्टेंट रहा तो इसका मतलब क्या हो, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो साथ साथ में बर्डन भी हो रहा है, बर्डन हो रहा है तो साथ साथ में इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं तरीके से शो कर सकता हूँ। देखो डी क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो ये कितनी हीट गेन करेगा भाई, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला याद करो, लेटेंट हीट कितनी है। इसमें जो हम हीट सप्लाई करवा रहे हैं, और लिक्विड अगर मैं मान लेता हूँ तो लिक्विड के जो जितना भी लिक्विड है वो स्टीम में, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम ले रहा है, कितनी हीट सप्लाई कर रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके मास के ऊपर। साथ साथ में लेटेंट हीट कितनी है उस लिक्विड की, यह भी बात है, ठीक है। साथ में ही वर्क डन हुआ, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा dW इज इक्वल टू PdV, अभी हमने लिखा है वर्क डन किसके बराबर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर की एनर्जी में भी तो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो चेंज हम इसकी फॉर्म्स में निकाल सकते हैं, भाई कितना चेंज आया। तो देखो इन दोनों को ज्वाइन करके इक्वेशन बना दी मैंने, क्या से, ml इज इक्वल टू dq प्लस ऑफ pdv। तो dq, सॉरी नॉट dq हियर, इट विल बी द du। तो du कितना हुआ भाई, कितना चेंज आएगा, जब मेरे पास ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं तो मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकता हूँ। कैसे, मैंने देखिए उठा के इस तरफ लिया है, तो ये बन जाएगा ml माइनस ऑफ pd। That is the applications of the first law of thermodynamics for the isobaric. Cyclic process क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस, चाहे जितने बजे हम चेंजेस कर लो, लास्ट में जो सिस्टम है वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है। मान लो मैंने इसको हीट सप्लाई करवाई 10 जूल की हीट, इसने गेन की, बर्डन किया, पुनः इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, और मैंने 10 जूल करवाई, फिर से बर्डन किया, फिर से इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, कुछ मैंने विड्रॉ कर ली, फिर से मैंने विड्रॉ कर ली, तो क्या हुई, साइक्लिक प्रोसेस चली हमारे पास, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली सिस्टम जो है वापस अपनी इनिशियल स्टेज में ही पहुंच जाता है। तो जब इनिशियल स्टेज में पहुंच रहा है तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अरे जो इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में थी वही तो फिर फाइनल स्टेज में तो वही रहेगी, बाकी चाहे बर्डन जैसे का मर्जी का होता है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे पास डी क्यू एनर्जी सप्लाई करवाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज डी जीरो, डी यू तो जीरो हो गया हमारे पास, तो जीरो प्लस ऑफ डी डब्ल्यू, यानी कि जो हम हीट सप्लाई करवा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में वो सिर्फ वर्क डन करने के लिए यूज की जा रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमने साइक्लिक प्रोसेस में हीट सप्लाई करवाई वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज की गई, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन करने के लिए यूज की गई। ये काम है हमारे आगे हीट इंजन की बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है।